हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लगातार एबीपी न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको लगातार साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण पर सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है। और ये तस्वीरें आप और कहीं नहीं देख सकते। एक साथ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर, कोलकाता और बेंगलुरु की तस्वीरें। और यह तस्वीर उस वक्त की है जब सूर्य ग्रहण अपने चरम पर था। चरम यानी रिंग ऑफ फायर, जब पूरी तरह सूर्य ढक जाता है। ये वो स्थिति होती है जो 5 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सूरतगढ़, यमुनानगर, सिरसा, कुरुक्षेत्र और टिहरी की ये तस्वीरें, जहां रिंग ऑफ फायर दिखाई दिया। जैसे कंगन होता है ऐसे आकार का सूर्य हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा उसे पूरी तरह ढक लेता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 10 से 12 सेकंड ऐसी ही स्थिति रहती है। उसके बाद रिवर्स में चली जाती है स्थिति, यानी जैसे सूरज ढकना शुरू हुआ होता है ऐसे सूरज पर से ये छाया हटनी शुरू होती है चंद्रमा की, और इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब हल्का पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण अब खत्म हो रहा है। और यहां पर हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एचएस रावत हमारे साथ हैं जो कि ज्योतिष विज्ञानी हैं, और आरसी कपूर साहब हैं हमारे साथ जो कि वैज्ञानिक हैं। यहां एचएस रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार विज्ञान में और ज्योतिष विज्ञान में इस बात की लड़ाई रही है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान मानता है कि यह खूबसूरत घटना हो सकती है, लेकिन इसका राशियों पर, इंसानों पर, प्रकृति पर, देश पर अलग अलग प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन विज्ञान मानता है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। सवाल यह उठता है कि दुष्प्रभाव तो पहले से चले आ रहे हैं, इसमें सूर्य ग्रहण की भूमिका क्या है? देखिए अनुराग जी, मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, ये समझ लीजिएगा। वैज्ञानिकों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब सुबह से लेकर के अब तक जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य की रोशनी आनी चाहिए थी, ओजोन परत उसको फिल्टर करती है, लेकिन अब वो 5 घंटे 48 मिनट तक वो नहीं आई। तो इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियों के ऊपर पेड़ पौधों पर उसका इफेक्ट तो आएगा। अगर नहीं आता तो हम तो जो बोलते हैं वो अपने पुराणों के आधार पर बोलते हैं, शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं। महाभारत के अंदर भीष्म पिता ने ये कहा था, महाभारत से पहले उन्होंने ये कहा था विदुर जी को और व्यास जी को कि इस बार जो ग्रहण है 2 नक्षत्रों पर और 2 तिथियों पर है, तो इस समय बहुत अनर्थ होने वाला है। तो ये जो ग्रहण है ये 2 तिथि और 2 नक्षत्रों पर है, इसलिए कहीं ना कहीं ये अनर्थ और विनाश को तो शो करता है। और हमने आप ही के चैनल पर, एबीपी पर, पिछली डिबेट में 26 दिसंबर को ये कहा था कि जो ये 6 ग्रहों के साथ ग्रहण पड़ने वाला है, जो पड़ रहा है, ये महामारी लेकर के आएगा। तो कोरोना जैसी महामारी लेकर के आ गया जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर कोई रोशनी नहीं आ रही है और लगातार आ रही है, रोशनी ना आने से नुकसान तो होगा, इसको वैज्ञानिकों को मानना ही होगा। इसमें ये ट्रू है। अब जो लोग भविष्य होता है उसकी कैलकुलेशन हमारे पास होती है, उसको हम बताते हैं। पहले तो वैज्ञानिक मानते ही नहीं थे अनुराग जी कि इसका कोई इफेक्ट है, लेकिन अब मानने लगे। अब तो कहने लगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल डिस्टर्ब होता है मून के कारण, इसलिए भूकंप आने की संभावना है, सुनामी आने की संभावना इसमें बनती है। तो ये तो हम बहुत पहले से बताते थे। इसलिए ज्योतिष अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है जो कि कैलकुलेशन को बताता है, और उस कैलकुलेशन के आधार पर हम बताते हैं। ये 99% वाला ग्रहण है, और ऐसे ग्रहण बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब इस प्रकार के ग्रहण आते हैं तो कहीं ना कहीं विनाश लेकर के आते हैं। और ये ग्रहण मिथुन राशि पर है। मिथुन राशि अंतरिक्ष की कारक है और एक क्रूर राशि है। इसका दुष्परिणाम चीन के ऊपर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के फेवर में है, और भारत की सेना के फेवर में, देश के प्रधानमंत्री के फेवर में है। और ये चाइना को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, और इसका जो एंडिंग है वो चाइना की तरफ जा रहा है अनुराग जी। इसलिए वैज्ञानिकों को इस ज्योतिष विज्ञान को भी फॉलो करना चाहिए, मैं इनको यही कहना चाहता हूं। चलिए, मैं रावत जी आपके इस ज्ञान से जुड़ा हुआ एक सवाल भी आया है हमारे पास, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले कपूर साहब हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। एक वैज्ञानिक होने के नाते एचएस रावत जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि रावत जी ने अपनी बात खत्म करते हुए कपूर साहब ये भी कहा है कि अब वैज्ञानिकों को भी मान लेना चाहिए कि ज्योतिष विज्ञान जो प्रभाव और दुष्प्रभाव ग्रहण के बताता है वो होते भी हैं। देखिए, हमारा अपना एक नज़रिया है, और यहाँ मैं उनसे असहमत हूँ, क्योंकि जो भूकंप के कारण हैं या ग्रहण के कारण है, जो कुछ भी घटनाक्रम रहता है वो इन सब बातों से स्वतंत्र है। ना कहीं कोई सुनामी का इससे
जोड़ बनता है, ना ही किसी महामारी से इसका जोड़ बनता है, क्योंकि ये एक सरल खगोलीय घटना है, छायाओं का खेल है और चंद्रमा सूर्य के सामने आ गया और अब निकल के आगे चले जाएगा। हमने उसका जो भी ये घटनाक्रम हुआ उसका हमने अध्ययन किया, उसकी तस्वीरें ली, उसका स्पेक्ट्रम लिया और बहुत सारी जानकारी हासिल की। इस तरह से हमने अपना जो ग्रहण के लिए हम समझना चाहते हैं वो हमने समझा। और मेरे लिहाज से तो ये ज्ञान पर्व है जिसमें हमें विज्ञान की जो भी बातें ग्रहण के साथ जुड़ी हुई हैं वो सब हमें आगे लोगों को बतानी चाहिए और वही हम बताते रहे हैं। बाकी जो ऐसे कोई भी बात जिसको हम ये माने कि आकाश में किसी परिस्थिति विशेष में यदि सूर्य या चंद्रमा है तो मनुष्यों के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उसकी ना तो कोई एविडेंस है, ना उसका कोई साक्ष्य है और ना ही उसको हम कभी सिद्ध कर पाए हैं। तो हम फिर उस बात को से तो हम सहमत नहीं हो सकते हैं। भाई रावत जी, कपूर साहब जो हैं वैज्ञानिक हैं और प्रश्न आपसे है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैज्ञानिकों की रेस्पेक्ट करता हूं अनुराग जी, ऐसा नहीं है। मेरे प्रश्नों का जवाब ये देते चले जाएं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती हैं बिना ग्रहण के और उस समय ओजोन परत उनको फिल्टर करती है, जब 5 घंटे 48 मिनट अगर पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरण नहीं आएंगी तो ओजोन परत पे क्या इफेक्ट आएगा और पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? कभी आपने इसको रिसर्च किया है? देखिए, वो सब बातें पता कर ली जाती हैं, की गई हैं। अब देखिए, रोज सूरज रात को छुप जाता है, दिन में सुबह सूर्य का उदय होता है, उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं स्थान विशेष पर। इस तरह 24 घंटे जिस तरह पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसके सारे जो हिस्से हैं वहाँ सूर्य की रोशनी तो पहुँचती ही है। तो इसको हम किस प्रकार से सिर्फ एक घटना विशेष के समय सूर्य की रोशनी में कमी हो गई तो उससे पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ गया, तो उसको हम उस नज़रिए से नहीं देख सकते जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं। रावत जी, ये सवाल भी आया था कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटे सूर्य की रोशनी उस प्रभाव के साथ नहीं पड़ी जिस प्रभाव से वो पड़ती है, तो रात में भी तो सूर्य की रोशनी नहीं आती, तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? और इतना जबरदस्त आप दुष्प्रभाव बता रहे हैं, भूकंप, सुनामी, युद्ध। एच.एस. रावत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि एच.एस. रावत साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा उनसे संपर्क करूं उससे पहले कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके का नजारा आज पूरी दुनिया ने देखा, हमने देश में दिखाया, रिंग ऑफ फायर, कई घंटों का ये सूर्य ग्रहण रहा, अगर विज्ञान ज्योतिष विज्ञान से इत्तेफाक नहीं रखता तो विज्ञान इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मानता है या इससे ज्यादा कुछ? देखिए, ये एक विशुद्ध खगोलीय घटना है, कुदरती बात है और ग्रहण तो लगते रहेंगे और करोड़ों साल से लग रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। हम इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हम अपना गणित लगाते हैं, भौतिकी के कुछ विचार उसके अंदर शामिल करते हैं और इस प्रकार से हम ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य से जो रोशनी आ रही है और चंद्रमा किस प्रकार से उसको रोक रहा है, कौन से कोण से हम तक रोशनी पहुंचेगी, इतनी सारी बातें हैं, उसकी हम तस्वीरें लेते हैं और फिल्टर्स लगा के स्पेक्ट्रम के एक ख़ास हिस्से में से हम उसकी तस्वीर लेते हैं और सूर्य पर जो हो रही हलचल को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी शौकिया लोग हैं या प्रोफेशनल लोग हैं और जो एनुलर सोलर इक्लिप्स की इस पट्टी के भीतर गए हैं, उन्होंने ये ना सिर्फ ये नज़ारा देखा है बल्कि तस्वीरें लेके रिकॉर्ड करके अपने हिसाब से समझने की कोशिश की है। लेकिन आरसी कपूर साहब, एक यहाँ पर सवाल ये भी है, प्रकाशित करेंगे। हाँ, बेशक, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से जब अंधेरा हो गया पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, तब पक्षी जोर जोर से आवाज करने लगे, जानवर जोर जोर से आवाज करने लगे, तब ये माना ज्योतिष ने कि क्योंकि एक असामान्य घटना है जिसे विज्ञान सामान्य घटना बताता है,
तो ये साबित करता है कि ये पशु पक्षी जिस तरीके से विचलित हुए, जिस तरीके से इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तो ये साबित करता है कि ये सामान्य घटना नहीं है बल्कि एक असामान्य घटना है। और ज्योतिष इसी लाइन पर चलता है। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, और ज्योतिष उसके दुष्प्रभाव बताता है कि उससे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो ये बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करती हैं फिर आपस में? देखिए, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है यहाँ कि देखिए, जो चिड़ियाँ हैं या जानवर हैं उनकी एक दिन की एक साइकिल होती है। जैसे अंधेरा छाने लगता है उनको ये भ्रम हो जाता है कि शायद शाम हो गई, तो वो अपने नीड़ की तरफ जाना चाहते हैं। तो चिड़ियों का जो एक झुंड जो है, आप कभी भी देखेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसे होने लगा है और सूर्य की रोशनी काफ़ी कम हो गई है, तो किस प्रकार से चिड़ियाँ जो हैं व्यवहार करती हैं, इसका असर जानवरों पर भी पड़ता है और इंसानों पर भी पड़ता है। वो सही ढंग से कई लोग जो हैं व्यवहार नहीं कर सकते। मैं एक वैज्ञानिक के बारे में मैंने पढ़ा कि जब पूर्ण सूर्यग्रहण होने लगा वो इतने ज़्यादा विचलित हो गए, कैमरा उठा के भाग गए। तो अब वो उस बात का हम किस प्रकार से उसकी एक्सप्लेनेशन करें। लेकिन ग्रहण जो है वास्तव में 1.5 साल में करीब पूर्ण सूर्यग्रहण लगता है दुनिया में कहीं ना कहीं। किसी एक स्थान विशेष में करीब 360 साल में लगेगा। तो इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। आरसी कपूर साहब हमारे साथ हैं, एचएस रावत जी हमारे साथ हैं, और अब ज्योतिष विज्ञानी अशोक वासुदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक वासुदेव जी, आपको ज्योतिष विज्ञानी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूं, ज्योतिष और विज्ञान दोनों के बीच आप बखूबी सामंजस्य बनाकर चलते हैं। और जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ज्योतिष और विज्ञान आपस में इस बात का तर्क करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं कि ये एक खगोलीय घटना है या ये एक प्रभाव और दुष्प्रभावों से भरी हुई घटना है। आपका गणित क्या कहता है, आपकी स्टडी क्या कह रही है? देखिए, ऐसा इस बात पर बहुत पहले बहुत डिस्कशंस हो चुकी हैं और वार्तालाप भी बहुत हो चुका है, वैज्ञानिक और ज्योतिषियों के बीच में हो चुका है। लेकिन एक बात को मैं सिर्फ इन वैज्ञानिकों को और खगोल शास्त्रियों को बोलना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा रिसर्च हमारे वेदों पर भी कर लो। हमारे वेद अब के नहीं हैं। देखिए, बुद्धा जो था, लॉर्ड बुद्धा जिसको भगवान बुद्ध बोलते हैं हम, 3000 BC, सर आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले और उससे पीछे का वैदिक विज्ञान है। तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे अंदर भी रिसर्च की कमी है। हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, हम वही श्लोक का मीनिंग निकाल करके हम जा करके दे देते हैं। और हमारे पास क्या है जो वैज्ञानिक के पास है, कॉज इफेक्ट और रेप्लिकेबिलिटी नहीं है। कॉज और इफेक्ट को मिलाएंगे तो रेप्लिकेबिलिटी, वो रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह से हमारे जो ज्योतिष का फार्मूला है, हमारे अंदर कमी क्या है, हमें कॉज नहीं मालूम है लेकिन इफेक्ट है और रेप्लिकेबिलिटी है उस चीज की। अब ये ग्रहण का और इस चीजों का सिर्फ एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, हालांकि ये किंडरगार्टन उदाहरण है, पहली क्लास का उदाहरण है कि जब धूप आपके ऊपर असर करती है, चंद्रमा की रोशनी समुद्र के पानी के अंदर उफान लाती है, आपके शरीर के अंदर 70% जल है, वो अगर वहां से उछलता है, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, एक व्यक्ति जो दिमाग से असंतुलन रखता है उसको लुनेटिक बोला जाता है। तो लुनेटिक ही क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि लुनैर का उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। आप कभी भी किसी मानसिक जो रोग से जो हॉस्पिटल होते हैं वहां जाकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, अमावस पर और पूर्णिमा पर उनके अंदर, उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर एक अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया किसी की समझ से बाहर है, क्योंकि दिमाग भी किसी की समझ से बाहर है। बाकी शरीरों के ऊपर आपने पूरा शोध कर लिया, आप दिल बदल देते हैं, गुर्दे बदल देते हैं, सब बदल देते हैं, लेकिन अभी तक आप ये दिमाग कहना बदलना चाहते हैं कि क्योंकि मेरा ख्याल से वैज्ञानिकों के बस का सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए विज्ञान ज्योतिष को नहीं मानता। लेकिन ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है और इसकी स्वीकार्यता जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। बेशक विज्ञान की स्वीकार्यता के आगे छोटी हो, लेकिन बड़े पैमाने पर है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम इस पर चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे सबसे बड़ी कवरेज साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण पर।